नमस्कार दोस्तों, देखो बीच में हम लोग रोक दिए थे, यहाँ से शुरू करते हैं। देखो असहयोग आंदोलन। देखो असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करें, असहयोग आंदोलन, तो ऐसा नहीं कि असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था। आपको मैंने हम बताया कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन के पक्ष में, कि खिलाफत आंदोलन को खत्म किया जाए, और उसी के सहयोग के लिए महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि दिसंबर दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। नागपुर में असहयोग आंदोलन के पुष्टि के साथ साथ दो महत्वपूर्ण और निर्णय लिए गए। देखो, अगर किसी को साथ असहयोग करना है तो अच्छा से कीजिए, और ये निर्णय कांग्रेस का था। पहले निर्णय में लिया गया कि जो भी स्व शासन का लक्ष्य होगा, स्व शासन का मतलब सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। स्व शासन का जो लक्ष्य है ना, उसको त्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य के जो भी भीतर और आवश्यक हो उसके बाहर स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। इस प्रकार कांग्रेस ने पहली बार संवैधानिक दायरे से हटकर जन संघर्ष को अपनाया। देखो, कांग्रेस को भी अब समझ आ चुका था कि भाई अंग्रेज ऐसे नहीं मानने वाले, इनके लिए हमें कुछ अलग तरीका से कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों को एक सूची तैयार किया गया। जैसे सभी वयस्क को कांग्रेस का सदस्य बनाना। देखो, कांग्रेस का सदस्य जो थे ना वो थोड़ा कम थे, तो कांग्रेस बहुत बड़ी संस्था थी ना, तो लोग चाह रहे थे कि इसमें हर युवा, हर महिला, हर वर्ग के लोग इसकी सदस्यता ले, ताकि एक मजबूत संगठन बन सके। फिर अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का भी पुनर्गठन हुआ। स्वदेशी वस्तुओं को मुख्यतः हाथ से कताई और बुनाई प्रोत्साहन, चरखे, खादी का प्रयोग किया गया, और यथासंभव हिंदी शब्द का भी प्रयोग किया जाए। ठीक है, फिर कहा था स्वराज की प्राप्ति हेतु कांग्रेस के जो संवैधानिक उपायों के साथ साथ सरकार को कर देने से मना करने और सीधी कार्रवाई गतिविधियों को अपनाने पर जोर दिया। विदेशी कपड़ों को सार्वजनिक होली जलाई गई। विदेशी कपड़ों की दुकानें पर धरने दिए गए। थोड़े समय के लिए विदेशी कपड़ों को आयात घटाकर आधा कर दिया गया। देखो, जब ऐसा कर रहे थे ना, जला रहे थे कपड़ा वगैरह, तो गांधी जी को ये पसंद नहीं आ रहा था। गांधी जी कह रहे थे कपड़ा जलाने से क्या कोई अंग्रेज भागता है? ये विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके सर्वोत्तम व्यवहार है, नहीं पसंद आ रहा था। पूरे देश में आचार्य जैसे नरेंद्र देव, सी आर दास, लाला लाजपत राय, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में विभिन्न शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गया। ठीक है, फिर सी आर गोपालचारी, सैफुल किलचू, वल्लभ भाई पटेल, आसफ अली, टी प्रकाशम, राजेंद्र प्रसाद प्रमुख थे। देखो, तो ये सब बातें हो गई। देखो, गांधी जी ऐसा नहीं कि असहयोग शुरू करने से कांग्रेस ने कुछ किया। कांग्रेस ने सितंबर 1920 में पहले तो कांग्रेस ये कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले की लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। फिर दिसंबर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया, और इसकी अध्यक्षता में राधावाचारी की अध्यक्षता में। ठीक है, तो ये सब बातें शुरू हो चुकी है। तो अब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ कर दिया। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस के जो विजयवाड़ा अधिवेशन था मार्च 1921 में, कांग्रेस की सदस्यता का एक लक्ष्य था कि 1 करोड़ रखा जाए। इस अधिवेशन में गांधी जी ने धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया और लंगोटी पहनने लगे, और जीवन भर अर्धनग्न फकीर की तरह रहे। देखो, गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे ना कि उनके पास किसी चीज की कमी नहीं था, बहुत अच्छे फैमिली से थे, लेकिन उनके अंदर एक यही जुनून पैदा हुआ कि नहीं, हम किसी तरीका से अपने देश को गुलामी से हटाएंगे। तो इन्होंने
अपना संकल्प लिया और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए। ठीक है, देखो गांधी जी कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं थे। गांधी जी नहीं चाहते थे कि हिंसा से कोई काम हो। हाँ, बहुत सारे लोग आए हैं, आएंगे, जैसे भगत सिंह आए हैं, चंद्रशेखर गुरु आजाद आए हैं, ये फिर चंद्रशेखर जी आए हैं, बहुत सारे लोग आए, समय समय पे आए, उन्होंने उग्रवादी वाले काम किए, लेकिन गांधी जी नहीं कर पाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो, असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन प्रमुख कार्यकरों में दो रूप से रहे। प्रथम एक सकारात्मक पॉजिटिव मिला और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक क्या मिला कि राष्ट्रीय विद्यालय और पंचायतों अदालतों की स्थापना किया गया। जो भी अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, उसको खत्म किया गया। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की एकता दिखाई दिया और स्वदेशी का प्रचार प्रसार हुआ। जो भी लोकल चीज थी ना, उसकी ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। छुआछूत को खत्म करने की बात की गई। हिंदू मुस्लिम यहाँ पे एकता दिखाई दिया। जो भी राष्ट्रीय विद्यालय थे, नेशनल लेवल के भी स्कूल थे, और पंचायती अदालतों की स्थापना किया गया। खादी वस्त्रों का निर्माण और उपयोग को प्रोत्साहन मिला और शराबबंदी किया गया। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक हुई। नकारात्मक देखो क्या हुआ। नकारात्मक नकारात्मक की बात करें तो सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्रों का लौटाना, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालतें विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार किया गया। सरकारी उत्सव जो भी समारोह होता था उसको बहिष्कार किया गया और विदेशी वस्तुओं पर बहिष्कार और अनैतिक पदों और स्थानीय निकायों को नामांकित पदों से त्याग पर दिया गया। ठीक है, ये हुई हमारा ये। अब देखो, तिलक ने कौन, बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परंतु इनका परिणाम नहीं देख सके। क्यों नहीं देख सके? क्योंकि असहयोग आंदोलन के शुरुआत के समय 1 अगस्त 1920 को ही तिलक को मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। कांग्रेस को तिलक की मृत्यु का एक बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि एक अच्छे लीडर थे ना। कांग्रेस की जब स्थापना हुआ था ना, तो उनके बहुत बड़ा योगदान था। उनकी स्मृति में असहयोग आंदोलन में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक तिलक स्वराज फंड की भी स्थापना किया गया। फिर 1919 के भारत शासन जो अधिनियम आया था द्वारा स्थापित केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल को कांग्रेस के द्वारा गांधी जी के निर्देश अनुसार बहिष्कार किया गया और कांग्रेस ने 1920 के चुनाव में भाग नहीं लिया। 1921 के लॉर्ड रिटिंग को भारत का वायसराय बनाए जाने के का दमन चक्र और बढ़ गया और कुछ नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, परिणाम का क्या हुआ। जगह जगह पर लाठीचार्ज, मारपीट, हत्याकांड प्रारंभ हो गए। पंजाब के गुरुद्वारा में भ्रष्ट महादत्तों पर कब्जा समाप्त करने के लिए सिखों द्वारा अकाली आंदोलन नामक अहिंसक आंदोलन चलाया गया। असम के चाय बागानों मजदूर हड़ताल कर दी गई। मेदिनीपुर के किसानों यूनियन बोर्ड कर देने से इनकार कर दिए। उत्तरी केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला कहे जाने वाले मुस्लिम किसानों ने शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। आंध्र प्रदेश में वन कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। फिर गांधी जी ने देखो देखो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आती है कि गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 को घोषणा की कि अगर 7 दिन के भीतर राजनीतिक जो भी बंदी रिहा नहीं किए गए तो प्रेस से सरकार का नियंत्रण समाप्त नहीं किया गया तो करों को अदायगी रोकने समेत सामूहिक रूप से बरदौली में एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। देखो, असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा, लेकिन गांधी जी ने क्या किए, एक और घोषणा कर दी 1 फरवरी 1922 को कि अगर 7 दिन के अंदर सरकार नहीं मानी, अंग्रेज नहीं माने, तो और जो भी कैदी बंद हो चुके हैं जो भी है उनको जल्द से जल्द रिहा करें और जो भी प्रेस है उनसे सरकार का नियंत्रण को खत्म करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर से हम सभी नए अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। परंतु पता है, गांधी जी तो ये प्लान बना ही रहे थे। इसी समय चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण गांधी जी ने
असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब प्रश्न उठता है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना पड़ा? क्योंकि चौरा चौरी कांड एक हिंसावादी कांड हो गया और गांधी जी कभी भी हिंसावादी के पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि ऐसा काम ना हो जिससे हमें और आम पब्लिक को नुकसान पहुंचे। तो गांधी जी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो वो गांधी जी के यहाँ पे टर्निंग पॉइंट रहे। ठीक है, अब आती है कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लेना और चौरी चौरा कांड क्या था। तो देखो चौरी चौरा कांड क्या था, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो चौरी चौरा कांड क्या था कि 5 फरवरी 1922 को एक संयुक्त प्रांत गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक एक स्थान पर कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भड़की जनता ने थाने में आग लगा दी। क्योंकि आपको पता है कि ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो किसके पक्ष के लिए चल रहा था? तो खिलाफत आंदोलन के पक्ष के लिए चल रहा था। ठीक है, देखो असहयोग आंदोलन के ऐसा नहीं कि खिलाफत आंदोलन के लिए चल रहे थे, और भी कारण थे। क्योंकि उस समय क्या हुआ था, क्या बोलते हो, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी आ चुका था, खिलाफत आंदोलन के साथ साथ रॉलेट एक्ट भी आ चुका था। तो पूरी तरीका से अंग्रेज घिर चुकी थी। तो एक ऐसा आंदोलन करने की जरूरत पड़ी थी जिससे कुछ न कुछ तो परिणाम मिले। तो इसीलिए असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे। ठीक है, फिर इस पर क्या हुआ, एक थानेदार तथा 21 हवलदारों की मृत्यु हो गई और बढ़ती हिंसा गतिविधियों को देखते हुए गांधी जी ने बरदौली में कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाई, जिसमें चौरा चौरी कांड की सामूहिक सत्याग्रह से और असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया गया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, समझ रहे हो? 12 फरवरी देखो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के खिलाफ तो एक जुलूस निकाला ही गया था, लेकिन 7 दिन बाद, मतलब 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग को पूरी तरीका से बंद कर दिया गया। देखो इसमें बहुत से लोग ने आलोचना भी दी है, जैसे मोतीलाल नेहरू कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। फिर थे चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने जैसे नेताओं ने गांधी जी के इस कदम को आलोचना किया। अब क्यों आलोचना किया वो अलग सिचुएशन रहा होगा, लेकिन गांधी जी के जो असहयोग आंदोलन को बंद किए ना, तो इन्होंने आलोचना किया, बोला ये गलत किए गांधी जी। फिर देश के विभिन्न भागों से मिली जुली प्रतिक्रिया हुई। इस स्थिति को लाभ उठाते हुए सरकार ने बड़े कदम उठाने का निश्चय लिया और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? बोला तुम्हारे कारण ही चौरा चौरी कांड में इतने लोग मारे गए। और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूफील्ड की अदालत में गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया और 6 वर्ष की सजा दे दी गई और 5 फरवरी 1924 को बीमारी के कारण गांधी जी के समय पूर्व ही छोड़ दिया गया। तो देखो समझते हैं गांधी जी का क्या क्या कारण हुआ। देखो पहले तो गांधी जी आए 1915 में भारत, आते हैं 1917 में उन्होंने क्या किए? चंपारण सत्याग्रह किए। फिर 1918 में अहमदाबाद में जो भूख हड़ताल आंदोलन था। फिर से 1918 में उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किए। फिर से ये तो लगातार किए। फिर क्या हुआ 1915 में भारत आए, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद में खेड़ा सत्याग्रह, ये किए। इसी समय अंग्रेज ने एक ऐसा कानून लाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट में क्या कहा गया था? बिना वकील बिना दलील को किसी को भी जेल डाल दो। तो ये 1919 में आया। इसी के पक्ष के लिए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। उसमें 2 नेता थे ना, क्या बोलते हो, अमृतसर का, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसी समय क्या हुआ, रॉलेट एक्ट तो आया ही था, तो गांधी जी भी इसके पक्ष में न थे, बोल रहे थे ये कानून बहुत खराब कानून है, इसको मतलब बिरजोर निंदा किया जाना चाहिए। उसी समय क्या हुआ कि 1914 से
1914 से 1918 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो फिर से 1919 में एक पद था जिसका नाम था तुर्की का जो खलीफा पद होता है उसको खत्म कर दिया गया था। तो इसी के पक्ष में क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया। तो खिलाफत कमेटी बनाई गई, इसके द्वारा अली बंधुओं के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। फिर से सितंबर 1920 में 1919 में दिल्ली में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी की है। फिर नागपुर अधिवेशन हुआ, उसमें क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। बोला नहीं, खिलाफत आंदोलन को सहयोग के लिए गांधी जी के द्वारा एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाए। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी तो शुरू कर ही दिए थे, लेकिन जैसे ही 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया। क्या हुआ, इसमें एक थाना था चौरी चौरा कांड, मतलब ये गोरखपुर के पास, इसको जला दिया गया। तो गांधी जी को लगा कि नहीं ये अहिंसावादी हो गया। तो 7 दिन बाद, लगभग 22 फरवरी 7 दिन बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, तो जैसे ही वापस लिए ना, तो जो मेन नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू थे, चित्तरंजन दास थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने इस कदम को आलोचना किया कि देश में भी बहुत सारे मिली जुली प्रतिक्रिया शुरू हुई। और इसी प्रक्रिया में क्या हुआ कि जो गांधी जी थे ना, वो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 मार्च 1922 को गांधी जी के तो असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए, बंद कर दिए। और 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सेशन जज जो ब्रूकफील्ड की अदालत ने उन्हें 6 साल की सजा दे दी। तो 5 फरवरी 1924 को 2 साल बाद, लगभग कितना साल रहे, 2 साल रहे, बीमारी के कारण गांधी जी को सजा से पूर्व ही छोड़ दिया गया। तो गांधी जी अब तक इतना काम कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो आपके समझ में आ रहा होगा कि क्या ऐसे समय में क्या बोलते हो ये, अरे कांग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा था, तो चल ही तो रहा था, चल रहा था, नागपुर वाला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो यहां तक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन का महत्व क्या हुआ, इससे क्या फायदा हुआ, मतलब कुछ मिला या ना मिला। तो मिला, बहुत कुछ मिला। गांधी जी के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। देखो क्या हुआ, असहयोग आंदोलन का क्या फायदा हुआ। तो असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गया। इस आंदोलन ने देश की स्वतंत्रता को एक अग्रसर किया, लोगों को निर्भर बनाया, उत्साह का संचार हुआ, जनता को अपनी वास्तविक शक्ति का आभास हुआ और आगे चलकर ऐसे ही स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सके। मानो ना एक्सपीरियंस नजर आया कि नहीं ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप सोच के कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये रिवीजन के पर्पज से किया जा रहा है, पूरा डिटेल तो आप भाई पढ़ ही सकते हो जहाँ से पढ़ लोगे वहाँ। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ते हो ना, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा ना, तो ऑप्शन से आप बना दोगे। क्योंकि देखो हिस्ट्री रटने का चीज नहीं है, खास करके मॉडर्न हिस्ट्री रट लोगे तो नहीं रट पाओगे। एमसीक्यू तो कर लोगे रट छट के, लेकिन मजा नहीं है ना। कुछ चीज का एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो करना होता है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब आती है स्वराज पार्टी। देखो, तो गांधी जी आए, बहुत सारे काम किए। तो क्या गांधी जी रुक चुके हैं? नहीं, गांधी जी अभी रुके नहीं है।
आगे जाके गांधी जी और बड़े बड़े काम करेंगे। देखो अब क्या हुआ ना, असहयोग की तो पूरी तरीका से समाप्ति होगी, हो गया 12 फरवरी 1922 को गांधी जी क्या किए, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। क्यों? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया था। तो 7 दिन बाद गांधी जी ने बंद कर दिए असहयोग आंदोलन। बोले नहीं, हम ऐसे केस में अहिंसावादी के शिकार नहीं, हिंसावादी के शिकार हम नहीं होना चाहते। ठीक है, तो देखो अब हुआ ना, स्वराज पार्टी, यहाँ पे एक नया पार्टी बना। देखो स्वराज पार्टी कोई पार्टी नहीं था, कांग्रेस से टूट के बना था। क्या बना था समझते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं अच्छा से। स्वराज पार्टी कोई लंदन से पार्टी नहीं बना था, कांग्रेस से ही टूट के बना था। देखो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी, हो गया था, 6 साल की सजा सुनाया गया था। तो देश के वातावरण में एक अजीब निराशा का माहौल बन गया। लोगों को लगा कि इतना अच्छा व्यक्ति एक बड़ा नेतृत्व किया और जेल चला गया, तो लोगों को मन टूट गया, थोड़ा सा निराशावादी तो होंगे ही। ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू, कौन थे मोतीलाल नेहरू? यही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, और चित्तरंजन दास ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। आप कहोगे ये कौन सा धारा था? अरे कांग्रेस पार्टी से ही टूट के बना था। तो कांग्रेस ने विधानमंडल के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई प्रस्तुत कर दी और 1923 के चुनाव के माध्यम से विधानमंडल में पहुंचने की योजना बनाई। देखो ऐसे समझो, पहला तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, चौरा चौरी कांड के कारण बंद हुआ, गांधी जी के जेल हुई। तो मानो ना कि जब गांधी जी के जेल हुआ था तो राजनीतिक निराशाजनक और कुछ दिन के लिए देखोगे ना तो ठहराव सा उत्पन्न हो गया था। बहुत से नेता चाहते थे ना कि आंदोलन के बजाय एक संवैधानिक तरीका अपनाया जाए, यही सबसे बेस्ट है, मतलब ना लॉजिस्टिक मेथड को आगे बढ़ाया जाए। होता है ना कि मैंने इतना बड़ा आंदोलन किया और इसका कोई रिजल्ट ना मिला, तो इसीलिए क्या हुआ, एक संवैधानिक तरीका अपनाया जाए, समझ रहे हो ना। तो पृष्ठभूमि यही रहा कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ तो महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद लोग में निराशा फैल गई, एक ऐसा माहौल बना कि एक नई दिशा दिया जाए। तो इसी नया दिशा के में एक मोतीलाल नेहरू जी और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने मिलकर एक नई विचारधारा का प्रस्तुत किया। ठीक है, देखो फिर है 1922 में कांग्रेस के अधिवेशन से बहुमत के साथ इस योजना को अस्वीकार कर दिया गया। चित्तरंजन दास ने कांग्रेस की अध्यक्षता को त्याग पत्र दे दिया और बोला नहीं, मैं एक नई पार्टी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा किया। और इस पार्टी के बाद स्वराज पार्टी नाम से जाना गया और CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इनके महासचिव थे। ज्ञातव्य है कि लोगों को विधान परिषद में प्रवेश की वकालत कर रही थी। उन्होंने परिवर्तन समर्थक में कहा जाने लगा कि वल्लभ भाई पटेल और कस्तूरी रंगा, हकीम अजमल खां, मोतीलाल नेहरू, CR दास, जबकि वे लोग विधानसभा में प्रवेश के पक्षधर नहीं थे। परिवर्तित विरोधी और अपरिवर्तनवाद कहलाएं, इसमें राजगोपालचारी अय्यर, अंसारी, राजेंद्र प्रसाद थे। देखो सुनो क्या हुआ, लोगों दोनों को मानना था ना, किसको, चित्तरंजन दास को और मोतीलाल नेहरू को, कि जो स्वतंत्रता की लड़ाई होगी सिर्फ आंदोलन से नहीं बल्कि कुछ विधानमंडल मतलब लेजिस्टिक काउंसिल्स के अंदर भी जाकर लड़ाई जा सकती है। इसीलिए 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी बनाया। इस विचार से पता है कौन जो काउंसिल एंट्री प्रोग्राम मानो कहा जाने लगा, क्योंकि इन लोग को लगा ना कि नहीं, विधानसभा में जाकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इसीलिए जब 1923 का चुनाव हुआ, 1923 हुआ तो 1923 में कांग्रेस से ही अलग होकर
एक स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने? चितरंजन दास बने और मोतीलाल इनके प्रमुख नेता बने। जो भी चुनाव में पार्टी ने भाग लिया, कई अच्छी जगह सफलता पाई, जैसे बहुत सारे देखने को मिला जगह। ठीक है, दूसरी ओर आप देखोगे ना तो कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता थे, जैसे वल्लभ भाई पटेल थे, राजेंद्र प्रसाद थे, राजगोपालचारी थे, उस विचार के खिलाफ थे, बोले थे नहीं ये गलत है, नहीं करना चाहिए इसे। लेकिन इनका मानना था ना कि ब्रिटिश शासन के जो भी बनाई गई विधानसभा में भाग लेगा वो और आंदोलन को कमजोर करेगा, इसलिए इन्होंने नो चार्ज कहा, मतलब ना परिवर्तन विरोधी कहा। निष्कर्ष यही हुआ ना कि स्वराज पार्टी ने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नया दिशा दे दिया। हालांकि बाद में परिस्थिति बदल गया, इस पार्टी ने ब्रिटिश शासन के भीतर भारतीय हितों की रक्षा और सुधार के लिए कुछ भूमिका निभाई, समझ रहे हो ना। तो ये बातें थी, तो इसीलिए स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। तो स्वराज पार्टी कहाँ से जन्म लिया था? कांग्रेस से टूट के ही स्वराज पार्टी का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है। देखो आगे चलते हैं। देखो उल्लेखनीय है कि मोहम्मद अली जिन्ना और केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक है, मतलब जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब जी थे ने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक है, देखो सितंबर 1923 में गांधी में हुए दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना आजाद ने किया था, जिसमें स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई थी। पता है जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये पता है सबसे युवा नेता थे, सबसे युवा नेता थे, मतलब सबसे युवा अध्यक्ष थे, सॉरी नेता नहीं, सबसे युवा अध्यक्ष थे। जो कहाँ हुआ था? सितंबर 1923 में दिल्ली में हुआ था। एक कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। और स्वराज पार्टी को मान्यता दिया था, किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा दे दिया गया था कि चलो ठीक है पार्टी अब बन गई है। फिर पता है क्या हुआ? कांग्रेस पुनः विभाजन से बच गई। फिर क्या हुआ? स्वराज्यों ने 1923 के विधानमंडल में हिस्सा लेते समय जारी किए जाने वाले जो घोषणा पत्र थे, उनकी प्रतिज्ञा में केंद्रीय विधानसभा और जो भी प्रांतीय परिषद के सरकार द्वारा जो कामकाज की बाधित करने के लिए सतत, सुगंधित और उल्लिखित पालन करेगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखो क्या हुआ, नवंबर 1923 में जब चुनाव हुआ तो सब राज्यों के हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें केंद्रीय विधानमंडल की 101 सीट निर्वाचित सीटों में कांग्रेस ने 42 सीटों पर दर्ज किया, और जो प्रांतीय विधानसभा में सब राज्यों के मध्य प्रांत स्पष्ट बहुमत मिला और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरे, और बम्बई, उत्तर प्रदेश संतोषजनक सफलता मिली। फिर सब राज्यों ने मद्रास, पंजाब और सांप्रदायिक जातिवाद की लहर के कारण आशा के अनुरूप सफलता ना मिली। देखो समझते हैं ये क्या था। देखो क्या हुआ ना कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ, देश में राजनीतिक शून्य हो गई। जो जोश और जुनून से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, वो असहयोग आंदोलन तो खत्म हो गया। तो लगा ना कि अरे अब तो सब कुछ खत्म हो गई। तो उसी समय चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया 1923 में। इसका उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार की विधानसभा जो है उसमें जाकर सुधार और आजादी की पक्ष आवाज उठाई जाए। समझ रहे हो? मतलब हम चुनाव लड़ेंगे, जो अंग्रेज का जो विधानसभा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां हम जाएंगे और वहां आवाज उठाएंगे कानूनी तरीका से, मानो डेमोक्रेटिक तरीका से। फिर क्या हुआ ना, 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसमें दो तरह का मत आपको देखने को मिलता है। एक तो
स्वराजवादी थे जो विधानसभा परिषद के पक्ष में थे, और एक अपरितवादी थे नोचा जो विधानसभा परिषद से दूर रहना चाहते थे। दोनों के पक्ष में समझौता हो गया, बात बन गई, नहीं तो जानता क्या होता, फिर से कांग्रेस टूट जाती। कांग्रेस के भीतर में रह रहकर अपने तरीके से काम किए जाते, यानी स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंदर ही मान्यता मिल गई, मतलब मान्यता दे दिया गया। फिर क्या हुआ, 1923 में चुनाव हुआ तो स्वराज पार्टी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चुनाव हुआ नवंबर 1923 में, तो स्वराज पार्टी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो जब बढ़ चढ़कर भाग लिया तो केंद्रीय जब विधान परिषद की जब 101 सीट में 42 सीट जीत गया, उन्होंने 42 सीट पे जीत दर्ज किया। और जो प्रांतीय विधानसभा था, जो प्रोविंस काउंसिल था, उसमें भी बड़ी सफलता मिली, और सबसे ज्यादा देखो बंगाल में मिला, फिर उत्तर प्रदेश में भी मिला, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो सफलता का कारण क्या रहा कि जो भी जनता ब्रिटिश शासन से नाराज थी ना और बदलाव चाहती थी, तो अच्छा मुद्दा था कि इसमें शिक्षा का सुधार हो, टैक्स में कमी हो, किसान मजदूर की स्थिति अच्छी हो, नीतिगत सवाल को घेरा गया। तो कुल मिला के देखा जाए ना तो स्वराज पार्टी ने भारत की नई दिशा दी, साबित कर दिया कि ब्रिटिश संसद में जाकर भी हम भारतीय जनता के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी धरना देके। हालांकि पता है 1925 तक ये जो पार्टी थी ना स्वराज पार्टी, कमजोर हो गई, बाद में आगे हम लोग पढ़ेंगे कमजोर हो गई। तो देखो यहाँ तक क्लियर हो गया था, आगे हम लोग को पढ़ना है कैसे कैसे कमजोर होती है, और भी बहुत सारे पार्टियां बनती है। देखो गांधी जी अभी क्या कर रहे हैं, गांधी जी अभी रेस्ट कर रहे हैं। देखो स्वराज पार्टियों ने चुनाव के विजय के बाद महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की, जिसके कुछ उपलब्धि इस प्रकार है कि 1919 के जो अधिनियम आया था ना, मुट्ठी मैन समिति का गठन करवाया, दंतनात्मक कानून को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया, श्रमिकों के शिक्षा के लिए, मजदूरों संघ की सुरक्षा के लिए, समाजवादियों उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का भी सुझाव दिया। देखो यहाँ से ही शुरू हो जाती है गोलमेज सम्मेलन, आगे जाके गोलमेज सम्मेलन होता है। फिर देखो क्या बोलते हो 1919 के अधिनियम आया था ना, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, उस सुधारों को खमियों को उजागर किया। फिर 1923-24 में नगर पालिका स्थानीय निकाय में जो चुनाव में कांग्रेस का विशेष सफलता मिले, कलकत्ता का मेयर चितरंजन दास, अहमदाबाद का मेयर बिट्ठू भाई पटेल बने, पटना का मेयर राजेंद्र प्रसाद बने, इलाहाबाद का मेयर जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। 1925 में बिट्ठू भाई पटेल के केंद्रीय विधानमंडल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष मतलब स्पीकर चुना गया, जो स्वराज्यों की एक प्रमुख उपलब्धियां थी। सोच रहे हो कितनी बड़ी उपलब्धि, अपना आदमी वहां पे जाके अध्यक्ष बन रहा है। फिर क्या हुआ, जून 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को गहरा धक्का लगा, और ज्ञातव्य है कि चितरंजन दास ने सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। फिर नवंबर 1926 में चुनावों में स्वराजियों को हार का सामना करना पड़ा। फिर मतलब जब चुनाव हुआ तो इन लोग हार गए, तो भाई वहां तो जाओगे नहीं, समझ रहे हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव को सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण 1930 में स्वराज विधानमंडलों को छोड़ दिया गया। इस प्रकार स्वराज पार्टी का अंत हो गया, समझ रहे हो आप। जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, कहाँ लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, किसके थ्रू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के थ्रू, वही तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और भी समय समय पर हुआ, जैसे बताते हैं 1924 में गांधी जी ने बेलगांव अधिवेशन किए थे, गांधी जी का पहला अधिवेशन था जिसका अध्यक्षता किए थे। फिर 1925 में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये बातें,
ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों को पढ़ लिए हैं, तो समझ में आ गया। स्वराज पार्टी मानो ना आया और चला गया, उनका जो भी योगदान था ना समय पर वो चल के दे दिया। अब देखो क्या हुआ, गांधी दास पैक्ट। देखो गांधी दास पैक्ट क्या था समझते हैं। गांधी दास पैक्ट यहां तक तो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। देखो नवंबर 1924 में गांधी जी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के एक संयुक्त वक्तव्य किया गया, जो गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो, गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य बात था विधानसभाओं के भीतर जो स्वराज पार्टी के कांग्रेस के नाम से जो भी अभिन्न अंग के रूप में कार्य करने का अधिकार प्राप्त किया गया। इस एक्ट का दूसरा विपरीत ये था कि जो भी असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं करेगा, ना ही कोई ऑल इंडियन स्प्रे एसोसिएशन संगठन करने का दावा करेगा, जो भी करगे प्रचार की जिम्मेदारी थी वो सब गांधी जी को सौंप दी गई। इस प्रकार पैक्ट के जो प्रमुख पुष्टि थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की गई, जिसकी अध्यक्षता खुद गांधी जी ने की। देखो नहीं समझा होगा गांधी दास पैक्ट क्या था। देखो 1924 तक स्वराज पार्टी जो था ना, स्वराज पार्टी और कांग्रेस के अंदर विचार के बीच बहुत ज्यादा मतभेद बढ़ गए थे। एक पक्ष जो था ना वो स्वराजवादी था, मतलब जो चितरंजन दास थे और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ये चाहते थे कि ब्रिटिश शासन की जो भी विधानसभा में जाकर भारत के हित की रक्षा किया जाए। दूसरा जो पक्ष था ना वो थे आपेरवादी, जैसे गांधी जी और उनके अनुयायी मानते थे कि विधानसभा से दूर रहकर स्वराज के लिए आंदोलन जारी करना चाहिए। मतलब गांधी जी जो थे ना वो आंदोलन के पक्ष में थे, लेकिन जो चितरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे, वो बोल रहे थे नहीं, आंदोलन से बेटर है कि हम जो अंग्रेज की जो विधानसभा है ना असेंबली, वहां जाके हम अपना मुद्दा उठाए। ठीक है, इस मतभेद को ही खत्म करने के लिए गांधी जी और चितरंजन दास के बीच एक समझौता हुआ था, जिसी को बोला जाता है गांधी दास पैक्ट। नहीं समझा, देखो ऐसे समझना है कि जब स्वराज पार्टी का जन्म हुआ, कब हुआ 1923 में। कहाँ से जन्म हुआ, कांग्रेस से ही टूट के जन्म लिया। इन लोग का मकसद क्या था, इन लोग का मकसद ये था ना कि हम स्वराज पार्टी की तरह बात करेंगे, मतलब हम ब्रिटिश शासन की जो विधानसभा है ना वहां जाकर हम भारत के हितों की बात करेंगे। लेकिन गांधी जी कहते थे ना कि नहीं, हम उससे दूर रहेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे और भी आंदोलन हम करेंगे। तो इसी के बीच में मतभेद हो गया था दास और गांधी जी के पैक्ट में, तो समझौता हुआ था। तो इसीलिए नवंबर 1924 में गांधी दास समझौता हुआ था। तो नवंबर 1924 में गांधी जी और चिट्ठरटन दास के बीच में एक समझौता हुआ था, इसी को गांधी दास पैक्ट कहा जाता था। इस समझौता के बीच में क्या था ना, जो भी बोला गया ना कि कांग्रेस के भीतर एक एकता बनाए रखना और दोनों के पक्षों के बीच तालमेल बैठाना, ताकि आपसी लड़ाई ना पैदा हो जाए। कि कांग्रेस के भीतर दो समूह रहेंगे, एक समूह रहेंगे जो समाजवादी की बात होगी और एक होगा अपराधवादी, दोनों एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे, ये बात था। मतलब जिनको विधानसभा जाना है जाइए, जबकि गांधी जी के समर्थन में जन आंदोलन जैसे चरखा, शिक्षा, स्वदेशी, अस्मिता के ध्यान देंगे। सभी का अंतिम उद्देश्य की होगा कि भारत को आजादी दिलाना। आप आपसी लड़ाई कर लोगे तो फायदा क्या होगा, कुछ नहीं मिलेगा। समझ में आया। लेकिन क्या हुआ ना, ये मानो ना ये जो प्लानिंग किया गया ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाया, क्योंकि दोनों पक्ष ने तो स्वीकार कर लिया अलग अलग रास्ते में एक ही लक्ष्य से आगे बढ़ेंगे। लेकिन 1925 के बाद क्या हुआ ना, ये जो प्रोसेस था एकता वाला बातें वो ढीली पड़ गई और स्वराज पार्टी के जो पावर थे ना वो खत्म हो गए। क्यों, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गया था। किनका, चितरंजन दास जी का। कब मृत्यु हुआ था, चितरंजन दास की मृत्यु हो गया। तो जब मृत्यु हो गया तो
देखो चित्तरंजन दास की मृत्यु जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गया। तो मृत्यु होने के कारण स्वराज पार्टी कमजोर हो गई। ठीक है, अब देखो आते हैं हम लोग कि क्या इस आज़ादी के बाद और भी राजनीतिक दल और आंदोलन हुए? बिल्कुल हुए। बहुत सारे ऐसे आंदोलन और बहुत सारे ऐसे पार्टियां गठित की गई थी इस समय। तो देखो पढ़ते हैं क्या था। तो गांधी जी बस अभी एक ही भूमिका निभाए असहयोग आंदोलन। देखो एक था इंडियन लिबरल फेडरेशन। क्या था? ये था इंडियन लिबरल फेडरेशन। ये क्या था? ये था 1919 में कुछ उत्तरवादी नेताओं ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर इंडियन लिबरल फेडरेशन मतलब भारतीय उदार संघ का गठन किया। इस संघ की स्थापना जो थे वो तेज बहादुर सरफू सरफू एम आर जयशंकर बी एस श्रीनिवास शास्त्री ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर थे तेज बहादुर सरफू अखिल भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष थे। इस संघ ने सरकार के साथ सहयोग की नीति अपनाई और मॉन्टेगू रिपोर्ट 1918 का समर्थन किया। ठीक है, रिपोर्ट तो आया था 1918 में, लेकिन एक्ट कब आया? 1919 में। तो देखो समझते हैं। ये इंडियन लिबरल फेडरेशन क्या था? इसकी स्थापना 1919 में किया था। कुछ उदारवादी नेताओं ने किया था। इससे संबंध में जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे जिनका बाद में संगठन बनाया गया था, इन संगठन का नाम क्या था? इंडियन लिबरल फेडरेशन या भारतीय उदार संघ। इसका मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन से टकराव के बजाय संवाद और सुधार के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना, बातचीत से, हिंसा या आंदोलन के बजाय संवैधानिक सुधारों का समर्थन करना, इनका ये था। किसका? इंडियन लिबरल फेडरेशन का। इसमें प्रमुख नेता कौन कौन थे? तेज बहादुर सरफू थे, ए एम जयशंकर थे, बी एस श्रीनिवासन थे। इन नेताओं ने यही कहा कि भारत को धीरे धीरे सुधार के माध्यम से आज़ादी मिलना चाहिए। इसीलिए तो 1919 में मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार का भी इन्होंने समर्थन किया था। इन्हीं लोग ने किया था। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इसकी। अब आते हैं हम लोग अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। देखो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ये क्या था? देखो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग क्या था? ये था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की समाप्ति के बाद खिलाफत समिति पूरी तरह से शिथिल पड़ गई। इसके कारण 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग पुनः अस्तित्व में आया। मोहम्मद अली जिन्ना और सुफू नेता के रूप में उभर कर सामने आए। देखो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, एक तो था मुस्लिम लीग जो कब बना था? 30 दिसंबर 1906 को, वो अलग मुस्लिम लीग था। ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग था। देखो जब खिलाफत आंदोलन हुआ 1919 से 24 के बीच में समाप्ति हुआ, तो जो मुस्लिम समाज थे ना, उसके अंदर बहुत निराशा फैल चुकी थी। इसके बाद ही 1924 में, देखो 1924 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग सक्रिय हुआ। इस संगठन में जो भी धार्मिक आधार पर मुस्लिम हितों की रक्षा करना के लिए कार्य करेगा। धीरे धीरे संगठन कांग्रेस से अलग चले गए और धार्मिक राजनीतिक सुधार हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम उभर के आया, कब आया था? 1924 में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आया हिंदू महासभा।
हिंदू महासभा की स्थापना किया गया था दिसंबर 1917। देखो एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो दिसंबर 1917 में स्थापना किया गया, तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। और 1915 में हरिद्वार के जो कुंभ मेले में पंडित मोहन मालवीय के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में प्रथम सम्मेलन आयोजन किया गया और दिसंबर 1924 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता के बाद उपयोग दल बहुत अधिक प्रभावशाली हुआ। तो मानो ना, तो हिंदू महासभा एनसीईआरटी के अनुसार देखोगे ना तो 1917 है इसकी स्थापना हुई थी और पंडित मोहन मालवीय इसकी नींव रखी थी। प्रमुख नेता मदन मोहन मालवीय थे, डॉक्टर बीएस मुंजे थे, लाला लाजपत राय थे, विनायक दामोदर सावरकर जिसको बीडी सावरकर कहते हो वो थे, सब इसी के नेता थे। ठीक है, इनका काम क्या था? हिंदू समाज को एकता करना, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक सुधार को बढ़ावा देना, अन्य धार्मिक संगठनों को हिंदुओं की रक्षा करना। इनका पहला अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। फिर 1924 के बाद राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय और प्रभावशाली हो गया। अभी भी आप देखते हो हिंदू महासभा है ना, तो सब वही वाला है। फिर उन्होंने हिंदू एकता और सांस्कृतिक पूर्व जागरण पर जोर दिया। देखो यही हिंदू महासभा है, बार बार लोग बोलते रहते हैं ना कि हिंदू महासभा ने भी आजादियों पे जोर दिया था। अब देखो दिया था ना दिया था भैया वो अलग चीज। देखो आगे एक है अकाली दल। देखो अकाली दल था, इसका मुख्य उद्देश्य सिख गुरुद्वारों द्वारा जो ब्रिटिश समर्थक का एक भ्रष्ट अनुवांशिक महत्व को चंगुल से मुक्त कराना था। 1925 के गुरुद्वारा एक्ट के माध्यम से सिख समुदाय द्वारा गुरुद्वारों के समर्थन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और चुनाव करने के विधेयक परिणाम स्वरूप गुरुद्वारा कार्यों को देखभाल करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना हुई। ठीक है, मतलब अकाली दल भी था, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो भी सिख धार्मिक स्थल होंगे ना, गुरुद्वारा खास करके, वो भ्रष्ट महंता और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराना था और गुरुद्वारों का प्रबंधन करना और सिख समुदाय के हाथ में दे देना, ये इनका मंशा था, मतलब मेन काम था। और इसी से ले 1925 में सिख गुरुद्वारा अधिनियम भी आया था। फिर था झंडा सत्याग्रह। देखो झंडा सत्याग्रह 1923 में कांग्रेस को ध्वज प्रयोग को रोकने वाले एक स्थानीय आदेश के खिलाफ किया था। देखो क्या हुआ ना कि 1923 में कांग्रेस के एक तिरंगा झंडा को फहराने पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तो इसी के आदेश से नागपुर में जारी किया गया था। ये घटना हुआ था, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे ना, इस प्रतिरोध को पूरी तरीके से विरोध करते हुए एक सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे और लोगों ने बड़ी संख्या में जेल जाने का साहस दिखाया और झंडा फहराया। परिणाम क्या हुआ कि इस आंदोलन से जो ब्रिटिश सरकार थी ना, वो राष्ट्रीय स्वभावी का प्रतीक बन गया और जो जनता की देशभक्ति थी ना, वो अधिक मजबूत हुआ।